वो तारीख है जब 6 अक्टूबर, जब चुनावों की तारीखों का ऐलान बिहार में हो जाएगा और उसके बाद असल दंगल शुरू होगा लोकतंत्र का। अच्छा भाई, मुझे लगा था कि आप भी शंखनाद करेंगे। बहरहाल सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तो नीरज, कब होनी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और सूत्र क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे तो दिलचस्पी है कि आपके सूत्र क्या जानकारी देते हैं, कितने फेज में चुनाव होने वाले? रूपिका देखिए, 4 बजे आपने भी बताया है और चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पे ये कह दिया है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। टॉप सोर्सेज ने कहा है कि 2 या 3 चरणों में होंगे, क्योंकि अगर 2 चरण में होता है तो बिहार के इतिहास में हालिया वर्ष में या हाल के दशक में ये पहली बार होगा कि 2 चरणों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं। अगर 3 चरण में होंगे तो फरवरी 2005 और पिछले साल, माफ़ कीजिएगा, पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में 3-3 चरणों में मतदान हुआ था। तो आप गेस कर सकती हैं 2 चरण में होता है तो बिहार के इतिहास में सबसे कम चरण हालिया वर्ष में इस बार होगा। अगर 3 चरण में होता है तो चुनाव आयोग ने पिछली बार की परिपाटी को फॉलो करने का फैसला किया, लेकिन टॉप सोर्सेज ने यही कहा है कि 2 से 3 चरण में होंगे। शेड्यूल की बात करें, अगर जो बिहार के लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, शाहाबाद मगध का जो इलाका है, जो यूपी से लगता हुआ इलाका है बनारस की तरफ से, उस इलाके में ही पहले चरण का चुनाव होगा और फिर बिहार के बाकी हिस्सों में मतदान और मतगणना की प्रक्रिया जो है, मतदान की प्रक्रिया वो संपन्न होगी। 15 से 18-19 के बीच में चुनाव आयोग मतगणना की तारीख रखेगा। जो 15 से 20 नवंबर का विंडो है उसमें मतगणना होगी। नवंबर महीने में ही, छठ के बाद नवंबर महीने में तमाम मतदान की तारीखें होंगी। 2 हो या 3 फेज हो, पहली बार हो नवंबर महीने में ही होंगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात इस बार के विधानसभा चुनाव की यह है रूपिका की, SIR के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है तो इस बार वोटर की संख्या जो है पिछली एग्जिस्टिंग मतदाता सूची के मुकाबले घट गई है। तो इस बार मतदान प्रतिशत बिहार में बढ़ना तय है। आमतौर पे 55 से 60% मतदान होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार SIR का साइड इफेक्ट ये होगा कि 60 से अधिक फीसदी मतदान बिहार में होगा। और SIR ही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा जो है बनाकर रखा गया है इन चुनावों में। लेकिन ज़मीन पर क्या है रियलिटी, ये तो जो ज़मीन पर मौजूद है वो हमें बताएंगे। ये देखिए, बैटरी ऑफ इस वक्त आपको हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। कन्हैया भिलारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी, सारी पार्टियां एक सुर में ये मांग कर रही है कि छठ के बाद ही चुनाव रखे जाए। सही है, छठ के बाद होना भी चाहिए। छठ बड़ा महत्वपूर्ण पद है बिहार का। बिल्कुल सही, तो इसलिए होना भी चाहिए। वो पूछ रहे थे कि अपने रिपोर्टर से कि कब आपको क्या लगता है कि कै फेज में होगा। हाँ। तो इतना हाँ, हमको भी लगता है 2 फेज में होगा, लेकिन असली बता देंगे। बागेश्वर धाम के बाबा से पूछेगा तो तुरंत बता देंगे। बड़ा आपको भी पर्ची निकालने का आजकल शौक चढ़ा है। हाँ भिलारी जी के पर्ची निकालेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन उसके लिए तो पहले अर्जी देनी पड़ती है ना। इतना वक्त कहाँ, अब तो 4 बजे ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि 2 फेज में, आपको लग रहा है 2 फेज में होगा? पिछली बार मुझे लग रहा है, हाँ, मुझे लग रहा है कि 2 फेज में होगा। संभव है? संभव है, क्यों नहीं संभव। 1 फेज में भी अगर चाहे तो करा सकते हैं। हाँ, तो JDU तो ये मांग भी कर रही है कि 1 फेज में हो जाए। मेरी बात हुई थी तेजस्वी यादव से कि मैंने सुना कि आप कह रहे हैं कि 2 फेज, तो कहा कि मैं आधा फेज में भी तैयार हूँ। आधा दिन में करा लेंगे, पूरा दिन में न कराएं, एक आधा दिन में भी मैं तैयार हूँ। हाँ, 1 फेज में भी तैयार है, 2 फेज में तैयार है, आधा फेज में भी तैयार है, जैसे चाहे उन कराने। अच्छा, मतलब एक गजब का कॉन्फिडेंस है। यहाँ संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपको क्या लग रहा है? 1, 2, 3 फेजेस और साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सब ये चाहते हैं कि छठ खत्म हो और यहाँ पर शुरू हो जाए वोटिंग, क्योंकि छठ पे हम भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो, अपनी ज़मीन पर ज़रूर जाती है। तो वहाँ पे फिर ऐसे में फ़ायदा होता है। रूपिका जी, पहले तो ये जो 1 फेज 2 फेज की बात हो रही थी और कन्हैया जी जो कह रहे थे, हाँ। एक चीज़ समझ लीजिए, ये मल्टी फेज चुनाव क्यों होते हैं और उसके पीछे आर्गूमेंट क्या था।
ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, जो वोटर है, वो सुरक्षित रूप से अपना वोट डाल पाए बिना किसी अदरवाइज इन्फ्लुएंस के और डर से वोटिंग सात फेजेस में भी देखे हमने। 7 फेज में वो जो चुनाव हुआ था, जिस चुनाव की 7 फेज की आप बात कर रहे हैं, वो चुनाव एक्चुअली 9 फेज या 10 फेज गया था, क्योंकि कई जगह चुनाव वो स्थगित कर दिए गए थे। तो अगर आरजेडी ये डिमांड कर रही है कि आधे फेज में हो, 1 फेज में हो, तेजस्वी आधे फेज में तैयार हैं, तो ये नीतीश कुमार सरकार के लिए बहुत बड़ा विंडिकेशन है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी दुरुस्त हो गई है कि महाराष्ट्र जैसा आप चुनाव करवा सकते हैं। हाँ। तो ये नीतीश कुमार के पैट पे एक कंधे पे एक ताली है। ये तो बिलारी जी, ये तो कहानी में ट्विस्ट है कि अगर मान लीजिए आधे फेज के लिए भी विपक्ष का बड़ा नेता ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गजब की है, ऐसी गजब की कि कोई बैलेट, कोई बक्सा, कोई उठाकर पानी में फेंकने वाला नहीं है, लूटने वाला नहीं है ना। और वो लालू प्रसाद यादव ने सांड कह दिया था चुनाव आयुक्त को, याद होगा आपको, मुख्य चुनाव आयुक्त को। बिल्कुल कह दिया था, वो तब की बात है। अब आज डिजिटल युग थोड़ा था, उस समय डिजिटल युग की बात नहीं थी, तब की बात थी। अभी तो सब तैयारियां, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा भी नहीं बनने जा रहा है। यहाँ तो मुद्दा होगा, 3 ही मुद्दा होगा, बेरोजगारी जो मुद्दा है और भ्रष्टाचार, जिस तरह प्रशांत किशोर लगे हुए हैं भ्रष्टाचार को उजागर करने में, और पलायन है जिसको प्रशांत किशोर लाए हैं। तो यही 3 मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा। वोट चोरी कहाँ गया? वोट चोरी सब अब वो नहीं है, वोट चोरी नहीं, वो सब नेपथ्य में चला गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने उठाया है। हाँ। एक मुद्दा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार और वोट चोरी को लेकर के चलते रहे, और तमाम ऐसे लोग को लेकर के गए बिहार में जो चुनाव जीत चुके हैं। इसी दरमियान उनकी पार्टी के और जो लोग बिहार को या बिहार के बारे में बहुत सारे निगेटिव बातें कहे हैं। हाँ। अब इतना बड़ा कैंपेन करने के बाद वो इलेक्शन में मुद्दा ही नहीं है। हाँ। तो आप एनर्जी अपने चुनाव में कहाँ खर्च कर रहे थे भाई? हमारे तो सूत्र ये बता रहे थे कि तेजस्वी बाबू कोई बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे एसआईआर को लेकर, वो तो राहुल जी की तरफ से एक गजब का प्रेशर बना था कि फिर इससे ये होगा कि हम 1300 किलोमीटर की यात्रा कर सकेंगे, और तेजस्वी बाबू ने उसमें हाँ कहा। हमने वक्त पर देखा है कि जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, उसमें से एक तो मुझे भी याद है, वो जीप पर खड़े हुए थे और फिर वहां पर तेजस्वी उनको याद दिला रहे हैं कि भैया बेरोजगारी पर भी थोड़ा सा बोल दीजिए, हम आएंगे तो नौकरी देंगे, ये भी कह दीजिए। चंद्रमोहन भी हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, कहां पर आप मौजूद है और किस तरह की हलचल दिख रही है? भाई आज तो बैठकों का दौर है वहां बिहार में, खासकर पटना में। बिल्कुल, देखिए हम आरजेडी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और जिस तरह की हलचल अभी देखने को मिल रही है, साफ तौर पर दिखा रहा है कि बस सबको इस बात का इंतज़ार है कि कब चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है और कितने फेज में आज चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है। आरजेडी की तरफ से आज एक बैठक महागठबंधन की बुलाई गई है, जिसमें लेफ्ट के जो तमाम घटक दल हैं उनको बुलाया गया है और सीट शेयरिंग पर लगभग बात फाइनल हो चुकी है। हालांकि जो महागठबंधन में लेफ्ट के लोग हैं, जितने सीटें उनको दी जा रही हैं उस पर वो तैयार नहीं है, इसीलिए तेजस्वी यादव आज अलग से उनको बुलाए हुए हैं तीनों दल को, और बारी बारी से उन लोगों से मुलाकात करेंगे। और उस मुलाकात के बाद साफ तौर पर आरजेडी की तरफ से भी और तेजस्वी यादव की तरफ से भी ये कहा गया था पहले भी कि जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, हो सकता है उससे पहले या उसके तुरंत बाद, बिहार में कितने सीटों पर महागठबंधन के कौन कौन घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान हो जाएगा। तो शायद उसी की गहमा गहमी आज देखने को मिल रही है कि तेजस्वी यादव बस थोड़ी देर में बैठक भी बुलाने वाले हैं और 4 बजे का इंतजार भी है कि चुनाव आयोग क्या कहता है और कितने फेज में चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा आज के जो बैठक चल रही है उसको लेकर, और साथ ही सबकी निगाहें इस बात को लेकर भी है कि कितने फेज में होता है, क्योंकि जेडीयू ने यह मांग किया था कि 1 फेज में चुनाव होना चाहिए, बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि 2 फेज में होना चाहिए, और आरजेडी और महागठबंधन के तमाम घटक दलों की तरफ से यह कहा गया था कि 2 से 3 फेजों में चुनाव होना चाहिए। तो बस अब 4 बजे का इंतजार है कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या ऐलान किया जाता है। ओके, हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से अरुण भी जुड़ चुके हैं, वो दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से मौजूद है। अरुण, किस तरह की हलचल? देखिए, यहाँ किस तरह की हलचल होगी कांग्रेस दफ्तर में, सब कुछ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या जो नेता हैं वो बिहार में हैं। यहाँ तो बस इतना है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद सीट शेयरिंग जो बातचीत चल रही है, जो तेजस्वी यहाँ कर रहे हैं, यहाँ केंद्रीय स्तर पे भी वो बातचीत हो रही है। वेणुगोपाल हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी भी उसमें इन्वॉल्व थे। खास तौर से जो राहुल गांधी के
इस राज्य के प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू, वही बातचीत में ज़्यादा शामिल रहे हैं। राजेश राम भी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी शामिल रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी चुनौती महागठबंधन के सामने ये है कि कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया था कि सबको अपनी किटी में से कुछ कुछ सीटें निकालनी पड़ेंगी। तकरीबन 15 से 18 सीटों का एक बैंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी आए हैं। 13 सीटें उन्होंने पिछले चुनाव में ली थी एनडीए से, तो 13 से कम में वो कहाँ मानने वाले हैं। इसके अलावा जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, पशुपति पारस भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबको कुछ कुछ सीटें देनी पड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उसको अपनी सीटें कुछ कम करनी पड़ेंगी। लेफ्ट की जहां तक बात है, चूंकि लेफ्ट का स्ट्राइक रेट पिछली बार 65% था और माले का तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था, इसलिए वो थोड़ा और ज्यादा दबाव बना रहे हो। कह रहे हैं 43 सीटें हमें दे दीजिए, 100 में आप लोग बांट ले, 200 में आप लोग बांट लीजिए, 100 ले लीजिए, 80 120 ले लीजिए, जो लेना हो ले लीजिए, लेकिन 43 हमारे लिए छोड़ दीजिए। ये सब कहने की बातें। मुकेश सहनी भी 60 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो सीटों का होगा संभवतः वो कांग्रेस को होगा, दूसरे नंबर पर वो आरजेडी को होगा, और लेफ्ट को सीटें बढ़ाने की जगह हो सकता है 1-2 सीटें कम करनी पड़े, क्योंकि मैं जैसा कि कह रहा हूं 3 पार्टियों को एकोमोडेट करने के लिए 15 से 18 सीटें आपको लानी पड़ेंगी। क्योंकि कुछ नई एंट्री भी हुई है, जैसा आपने मुकेश सहनी की बात की है, और वो कम पर, वो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। बिलारी जी, बस मैं आपके पास भी आ रही हूँ, जरा अमित का हम लोग एक बार रुक कर लेते हैं, क्योंकि वो पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है। अमित, अरुण बता रहे हैं कि हलचल यहाँ पर नेशनल लेवल पर तो होगी ही, वो डिस्कशन को लेकर होगी, लेकिन वहां बीजेपी दफ्तर जो ग्राउंड जीरो पर है, वहां क्या चल रहा है भाई? सीट के बंटवारे को लेकर यहाँ भी कोई कम खेल नहीं चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर रूबिका दिखाना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हलचल का माहौल है। यहाँ पर जो ये संभावित उम्मीदवार है, एप्लीकेंट है, वह अपना अपना बायोडेटा लेकर आए हैं, और यहाँ पर जो चुनाव प्रभारी हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनके पास उन्होंने अपना बायोडेटा सबमिट किया है। दीपक प्रकाश हैं, धर्मेंद्र प्रधान लगातार 2 दिन बैठक कर चुके हैं और आज भी बैठक कर रहे हैं। 102, 101, 24, 8-8, ये जो एक तरीके की बात एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आ रही है। अब इसमें किस किस की किस्मत खुलेगी, ये भीड़ इस बात का गवाह है कि ये लोग आए हैं बीजेपी की तरफ से, ये टिकट के जो संभावित अपने आप को जो दावेदार समझते हैं। एनडीए भी और खास तौर पर बीजेपी भी अपने आप को रणनीतिक रूप से इस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार रख रही है, और आज का दिन भी उसी फेरिस्त में से एक है। और लगातार हमने यहाँ पर, आज सुबह से हम यहाँ पर हैं, कई बीजेपी के केंद्रीय वरिष्ठ अलग अलग प्रदेश के नेताओं को भी यहाँ पर देखा है। बेहद हलचल भरा माहौल है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्शन भरा दिन है। बस 1 घंटा 39 मिनट और उसके बाद तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा।